तो अब अपना जो नेक्स्ट थ्योरम इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इसको हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। ये आपका थ्योरम बेसिकली किसके लिए होता है? रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए होता है। किसके लिए होगा? रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए होगा। रेसिप्रोकल नेटवर्क का मतलब क्या? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सपोज दैट कि हमारे पास, आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है ना। नेटवर्क में आपने यहाँ पर जो है वोल्टेज सोर्स ले दिया, ठीक है, और यहाँ पर सपोज दैट कि आपकी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। सेम नेटवर्क को मैं एक बार और लेता हूँ, और यहाँ पर भी आपके पास एक नेटवर्क है, और इस साइड में आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, और इस साइड में आपकी जो है करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। लेट अस टेक कि यहाँ पर आपका जो है वोल्टेज आपका V1 है, और यहाँ पर करंट मान लीजिए आपका I2 है, ठीक है ना। V1 इज द सोर्स एंड I2 इज द रेस्पॉन्स। ये क्या है? आपका जो सोर्स है, और यहाँ पर ये आपका क्या है? ये आपका सोर्स है, और ये आपका क्या है? रेस्पॉन्स है। उस सोर्स की वजह से ये आपका क्या हो गया? रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है। अब मैंने जो है सोर्स और रेस्पॉन्स की पोजीशन को जो है इंटरचेंज कर दिया है। अब सोर्स आपका यहाँ पर पहुंच गया, ये मान लीजिए प्लस था, ये आपका माइनस था, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ये मान लीजिए आपका जो है V2 हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए करंट आपकी जो I1 फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स आपका यहाँ पर पहुंच गया है, और यहाँ पर रेस्पॉन्स अब यहाँ पर आ गया, सेम नेटवर्क में, ठीक है ना। सेम नेटवर्क आपके पास था, और सोर्स और रेस्पॉन्स का पोजीशन आपने जो है इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। और सोर्स और रेस्पॉन्स का पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अगर आपका जो है रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स, ध्यान दीजिएगा, इसका रेस्पॉन्स टू सोर्स का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड एज द I2 अपॉन V1, ठीक है। रेस्पॉन्स से सोर्स का मैं यहां पर जो है रेशियो ले रहा हूं, मतलब क्या है? I2 इज द रेस्पॉन्स एंड V1 इज द सोर्स, ठीक है। और इसमें अगर मैं जो है रेस्पॉन्स और सोर्स कर लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? I1 डिवाइड बाई V2, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, I1 डिवाइड बाई V2, मतलब क्या है? I2 डिवाइड बाई V1 विल बी इक्वल टू I1 डिवाइड बाई V2। मतलब क्या है? अगर आपने दोनों को पोजीशन को इंटरचेंज किया, बट फिर भी ध्यान दीजिएगा, बट फिर भी आपका क्या हो रहा है? रेस्पॉन्स और अपॉन सोर्स का जो रेशियो है वो दोनों में क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। रेस्पॉन्स अपॉन सोर्स का जो रेशियो है वो दोनों ही कंडीशन में अगर आपका सेम है, तो इसका मतलब इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलेंगे। बात समझिएगा, इस चीज को बहुत ही ध्यान समझिएगा। कुछ नहीं करना है, बस यहां पर जो है रेस्पॉन्स और सोर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। रेशियो अगर तब भी सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं। सिंपल सा थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कुछ कंडीशन है कि ये आपके जो किसके लिए हम लोग इसको जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए हम लोग इसको जो है यूज कर सकते हैं, ये कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान में रखना अच्छी बात है, ठीक है। फर्स्ट क्या होना चाहिए? हमारे पास लीनियर सर्किट होना चाहिए, ठीक है ना। लीनियर का मतलब क्या है? यहां पर आपके पास नॉन लीनियर एलिमेंट्स जैसे डायोड और ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, या फिर ट्रांजिस्टर हो गया, फिर डायोड हो गया, ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है? ये बात तो क्लियर हो गई कि लीनियर होना चाहिए। सेकंड क्या ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सिंगल सोर्स होना चाहिए। आपके पास जो सोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिंगल सोर्स होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेस के लिए आपका जो है रेसिप्रोकल नेटवर्क यूज नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो क्या है? कोई भी आपके पास डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं होना चाहिए, नो डिपेंडेंट सोर्सेस, क्योंकि अगर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स होगा तो वो किसी इंडिपेंडेंट सोर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, या फिर इंडिपेंडेंट करंट या फिर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? नो डिपेंडेंट सोर्स। कोई भी यहां पर जो है डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं फोर्थ हमारा जो पॉइंट है कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायोड या फिर ट्रांजिस्टर, ये सब जो है यहां पर यूज नहीं होता है, ठीक है ना। फोर्थ क्या हो गया? नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको आराम से आप जो है दिमाग में रख सकते हैं। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में हमारा ये बस इतना ही है कि यहाँ पर रेस्पॉन्स अपॉन सोर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा जो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या? वो आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क है। एक क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं कि हाँ ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो अब चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल है रेसिप्रोसिटी थ्योरम को जो देखने के लिए कि हमारा सर्किट जो है रेसिप्रोकल है कि नहीं है। तो इसको देखते हैं एक बार। देखिएगा, ये हमारा क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अ सोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पॉन्स, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन क्या है? ये आपका सोर्स है और ये आपका रेस्पॉन्स है। रेस्पॉन्स अपॉन सोर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी दोनों कंडीशन में कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर मैं आपस में उन दोनों को इंटरचेंज करता हूं तब, ठीक है। तो सबसे पहले मुझको यहां पर निकाला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई। करंट यहां पर आई कितनी फ्लो रही है? तो देखिएगा, मैं यहां पर आई निकालेंगे, सबसे पहले जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, और V इज इक्वल टू आई आर करके वहां पर करंट, मैं यहां की करंट निकाल लूंगा। उसके बाद यहां पर करंट डिवीजन रूल लगा करके मैं करंट आई को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं।
तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 + 2 आपका ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। 8 ओम इज इन पैरेलल विद द 24, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 24 डिवाइड बाई 8 + 24 कितना हो जाएगा 632, ठीक है ना। तो 32 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस 6 + 2 क्या होगा 8 हो गया, और 8 इज इन पैरेलल टू द 24, 24 इंटू 8 अपॉन 24 + 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 8 4 जा कितना हो गया 32, और 4 6 जा 24, तो 6 आ गया। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 आ गया, और प्लस कितना हो गया 4 हो गया 10। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 + 4 यहां पर 10 और प्लस 8 18 यहां पर ओम रेजिस्टेंस आ गया, और यहां पर वोल्टेज सोर्स कितने का हो गया प्लस माइनस कितने का हो गया 144, ठीक है। और यहां पर रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस आपका जो है 18 ओम आ गया, ठीक है ना, 18 ओम आ गया। तो करंट आप यहां पर जो I निकाल सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द I, और अगर मैं यहां पर I पूछता हूं तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर 144 डिवाइड बाई 18 कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9 8 जा 72, ठीक है ना। तो 8 एम्पीयर की यहां पर जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड एज द 8 एम्पीयर की करंट यहां पर जो फ्लो हो रही है, ठीक है। अब मुझको यहां पर जो करंट I यहां पर पूछना था, तो करंट I अगर मुझको यहां पर जो बेसिकली निकालना है, यहां पर कितनी करंट आ गई 8 एम्पीयर की, ठीक है ना। और मुझको अगर यहां पर जो करंट निकालना, तो बेसिकली मैं यहां पर जो करंट डिवीजन रूल इजीली अप्लाई कर सकता हूं। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 24 डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस 2 इंटू कितना हो गया 8 आ गया, कितना आ गया 24 डिवाइड बाय कितना हो गया 30 + 2 32 हो गया, 32 इंटू 8 आ गया, 8 4 जा 32, 4 6 जा 24। तो 6 एम्पीयर की करंट आपको यहां पर जो है मिल रही है। दिस इज कॉल्ड एज द 6 एम्पीयर की करंट यहां पर आपको जो है मिल रही है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से 8 एम्पीयर आ गया, और यहां पर आपको जो है 6 एम्पीयर मिल गया, और इस वाले में कितना आएगा 2 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, 24 दूना 48 हो गया, और 6 8 48 सही है, ठीक है। तो यहां से आपको जो 6 एम्पीयर की करंट आपको इस वाले ब्रांच में मिल गई। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन, इट मींस दैट द रेशियो विल बी 6 डिवाइड बाई 144, ठीक है। रेस्पॉन्स ये है और एक्साइटेशन आपका ये है, ठीक है। इसका रेशियो यही रहेगा। अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा, तो अब मैं इसको जो है इंटरचेंज कर देता हूं। एक बार इस चीज को पहले मैं लिख लेता हूं कि रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन कितना आया था 6 डिवाइड बाई 144 आया था, ठीक है ना। अब मैं देखिएगा वोल्टेज सोर्स को उठा करके यहां पर लगाऊंगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स आपका यहां पर आ गया, दिस विल बी एज द 144 वोल्ट, ठीक है। और इस वाले ब्रांच में आपको अब जो है करंट निकालनी है। दिस इज कॉल्ड एज द I2 मान लीजिए, ठीक है। ये आपका जो है यहां पर वोल्टेज यहां पर चला गया, और रेस्पॉन्स आपको यहां पर निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, कितना हो जाएगा 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 इज इन पैरेलल विद द 24, कितना हो जाएगा 12 इंटू 24 डिवाइड बाई 12 प्लस 24 4 2 6 और 3 36 कितना हो गया 12 3 36 हो गया, 3 8 जा 24, 8 ओम इसका आ गया। ये 8 + 6 कितना आ गया 14, और प्लस 2 कितना हो गया 14 + 2 16 हो गया। देख सकते हैं आप कितना हो जाएगा यहां पर 8 4 12, 12 पैरेलल 2 कितना होगा 24 हो गया, तो 12 इंटू 24 डिवाइड बाय 36 हो गया, 12 3 36 हो गया, और 3 8 जा 24, 8 आ गया। 8 + 2 10 और प्लस 6 कितना हो गया 16 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 16 ओम का। अगर मैं यहां पर आपसे जो है करंट पूछता हूं, तो आप यहां पर करंट की वैल्यू बहुत ही इजीली बता सकते हैं। कैसे कितना हो जाएगा 144, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 16 ओम आ गया, ठीक है। तो करंट यहां पर कितनी फ्लो होगी देखिएगा, तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो करंट इधर से फ्लो हो रही होगी, अब वो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 16 कितना आ जाएगा 2 7 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 8 9 जा 72, ठीक है। तो 9 एम्पीयर की करंट आपकी जो है इधर से फ्लो होगी। अब ये आपकी जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। इस ब्रांच में आपकी यहां पर करंट कितनी आएगी, तो देख सकते हैं अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 + 4 28, 8 4 12 12 और 36 हो जाएगा, इनटू सप्लाई करंट, तो 9 4 जा 36, 4 6 जा 24, ठीक है। देख सकते हैं आपकी यहां पर जो है 6 एम्पीयर की करंट यहां पर जो फ्लो होगी, और यहां पर कितनी आएगी 3 एम्पीयर की करंट आएगी, ठीक है। देखिएगा यहां पर सिंपल सी बात है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 24 ओम हो गया, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 24 + 4 28 + 8 कितना हो गया 36, ठीक है,
इनटू सप्लाई करंट कितनी होगी 9 एम्पेयर की होगी। तो इसका मतलब यहां पर मैं इजीली करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूं। देखिए करंट डिवीजन रूल कभी गलती से भी गलत नहीं करना, ठीक है ना, बहुत जगह यूज आता है, ठीक है। तो कितना आ गया सीधे आपका जो 6 एम्पेयर की करंट आ गई। तो एक बात मुझको ये बताइए, आपने यहां पर जो सोर्स कितना लिया है 144 वोल्ट का लिया और रेस्पॉन्स कितना आया 6 एम्पेयर का आया है। इसका मतलब क्या, इस वाले कंडीशन में भी आपको जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है 6 एम्पेयर का मिल रहा है, और आपके पास जो सोर्स है वो कितना है 144 वोल्ट का है। तो रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन इज कांस्टेंट और नॉट, तो सेम है। इसका मतलब क्या है, ये सर्किट कैसा है, रेसिप्रोकल सर्किट। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ आपके पास एक सोर्स है फर्स्ट, और आपके पास क्या है, लीनियर सर्किट है। यहां पर कोई भी नॉन लीनियर एलिमेंट लगे नहीं हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। और मैंने आपको प्रूफ करके बता भी दिया कि यहां पर रेसिप्रोकल कैसे हो सकता है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो यहां पर रेसिप्रोकल सर्किट, रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो मेरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टेलीगेंस थ्योरम, उसको देखेंगे। उसके बाद मिलीवेंस थ्योरम बचा, उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहां पर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, दैट इज कॉल्ड एज द टेलीगेंस थ्योरम। इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये आपका थ्योरम जो है क्या कहता है, ठीक है। तो ये जो आपका थ्योरम है, ये आपका जो बेसिकली क्या कहता है कि सम ऑफ द टोटल पावर इन ए सर्किट इज जीरो। सम ऑफ द टोटल पावर इन ए सर्किट इज जीरो। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, द पावर सप्लाइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू द पावर एब्जॉर्ब्ड। मतलब क्या है, पावर सप्लाइड जो होगा, द पावर सप्लाइड विल बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड, विल बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या दिखेगा, अगर आपके पास जितना भी आप पावर देंगे किसी सर्किट में, उतना ही पावर आपका जो कंज्यूम भी होगा। सिंपल सी बात है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है यहां पर, ठीक है ना, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका जो कंडीशन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंडीशन यहां पर क्या है। तो यहां पर ये आपका लीनियर, ध्यान दीजिएगा, लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, उसके बाद यहां पर एक्टिव पैसिव, सब कुछ एक्टिव पैसिव, ठीक है ना। तो सारे सर्किट के लिए आपका एप्लीकेबल होता है, सारे एलिमेंट्स, चाहे जो भी एलिमेंट यहां पर लगे। बहुत एग्जाम पूछता है कि जो नॉन लीनियर के लिए हमारे पास कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल, दैट इज कॉल्ड एज अ टेलीगेंस थ्योरम। टेलीगेंस थ्योरम क्या कहता है, सिंपल सी बात है भाई, जो आपका पावर कंज्यूम्ड होगा वो उतना ही होगा जितना पावर आपका जो सप्लाइड होगा। पावर सप्लाइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू द पावर कंज्यूम्ड। बस इतना ही ये आपका जो है थ्योरम में कहा गया है। या फिर आप बोल सकते हैं कि द टोटल पावर इन ए सर्किट इज जीरो, ठीक है ना, मतलब सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ सोर्सेस कितने भी हो सकते हैं, और एग्जाम में बहुत बार इस पे जो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो वो भी अभी मैं आपको बता सकता हूं। और यहां पर एक काम करेगा, एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल को समझाऊंगा तो और भी मजा आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को पहले समझते हैं कि यहां पर कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके पहले मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल लेने से पहले पावर कंजप्शन और पावर सप्लाइड के बारे में आपको मैं बता देता हूं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पावर सप्लाइड, अगर आपके पास कभी भी पावर सप्लाइड होगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको हम लोग जो है हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ये पावर सप्लाइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ V इंटू I। और पावर कंज्यूम्ड, ध्यान दीजिएगा, पावर कंज्यूम्ड अगर मैं कभी भी लेता हूं, कंज्यूम्ड विल बी ऑलवेज इक्वल टू V इंटू I, इसको हमेशा मैं जो है पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो पावर कंज्यूम्ड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड पावर सप्लाइड विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर आपने जो पावर कंज्यूम्ड को रेफरेंस मान रखा है, पॉजिटिव मान रखा है, तो पावर कंज्यूम्ड इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर जो टोटल पावर पूछता हूं, तो टोटल पावर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल पावर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर कंज्यूम्ड प्लस पावर सप्लाइड कितना हो जाएगा, VI माइनस ऑफ VI, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। द टोटल पावर इन ए सर्किट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, बात क्लियर है। इसका एग्जांपल लेने से पहले एक चीज मैं आपको रेफरेंस के तौर पे और भी बताऊंगा, उसको देखते हैं और उसको भी समझ जाएंगे, इजी चीज है, ठीक है ना। अब देखिएगा, लेट अस टेक एग्जांपल लेता हूं और उसको समझाता हूं, ठीक है। देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर जो है 4 टाइप्स के सर्किट बन सकते हैं। लेट अस टेक कि मैंने यहाँ पर जो एक सर्किट इस तरह से ले लिया, मतलब 4 सर्किट में जो है 4 सर्किट बना रहा हूँ, और उसमें आपको पूछूंगा कि किसमें पावर सप्लाइड हो रही है और किसमें पावर कंज्यूम हो रही है। तो कि अच्छा सा एग्जाम्पल बन जाएगा और इससे आपको जो है दिमाग में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव ले लिया, यहाँ नेगेटिव ले लिया, यहाँ पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। करंट एक बार मैंने इसमें फ्लो करा दिया और एक बार इससे बाहर निकाल दिया, एक बार इसमें फ्लो करा दिया, एक बार इससे बाहर निकाल दिया, ठीक है।
यहाँ पर मान लीजिए कि वोल्टेज मैंने यहाँ पर जो है 4 वोल्ट ले लिया, करंट यहाँ पर 2 एम्पियर ले लिया, यहाँ पर भी 4 वोल्ट है और यहाँ पर भी 2 एम्पियर है, यहाँ पर भी 4 वोल्ट है और यहाँ पर भी 2 एम्पियर है, यहाँ पर भी 4 वोल्ट है और यहाँ पर भी 2 एम्पियर है। ठीक है, 4 सर्किट मैंने आपको जो बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड, दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज द फोर्थ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझको ये बताइए कि किसमें पावर आपका जो कंज्यूम हो रहा है और किसमें पावर आपकी जो सप्लाइड हो रही है। क्वेश्चन इज दैट, देखिए ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव में करंट आपके एंटर करे, बहुत अच्छी बात है। ये चीज अगर यहां पर क्लियर होगी तो ये चीज का आपका यूज मशीन में, पावर सिस्टम में, हर जगह यूज होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, एनालॉग में भी आपका यूज होता है, तो यहां पर चीजें क्लियर करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, करंट यहां पर पॉजिटिव में एंटर कर रही है, करंट अगर पॉजिटिव में एंटर कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है। वोल्टेज यहां पर कुछ भी है, दैट डजंट मैटर कि यहां पर सोर्स क्या लगा है, वो भी मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि पॉजिटिव में करंट एंटर कर रही है और पॉजिटिव में करंट जब भी एंटर करती है तो वो एज ए लोड काम करता है। और लोड में पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मैंने आपको बताया था P = V × I, जहां पर भी पावर कंज्यूम होगी वो क्या हो जाएगा, आपका लोड हो जाएगा, या फिर उसको मैं सिंक भी बोलता हूं। कई बार जो है सिंक और सोर्स लोग बोलते हैं, सोर्स का मतलब जो पावर देता है और सिंक का मतलब जो पावर कंज्यूम करता है। ठीक है ना, या फिर आप उसको जो है लोड और सोर्स भी बोल सकते हैं। लोड का मतलब क्या है, जो पावर कंज्यूम कर रहा है, और सोर्स का मतलब क्या है, जो पावर दे रहा है। तो पॉजिटिव में करंट अगर आपकी इंसर्ट कर रही है तो बेसिकली ये एज ए लोड काम कर रहा है और लोड में पावर आपकी पॉजिटिव होती है, तो V × I, पावर विल बी इक्वल टू V × I। तो पावर यहां पर कितनी हो जाएगी, पावर विल बी इक्वल टू V × I। और यहां पर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज यहां पर 4 वोल्ट है और यहां पर करंट कितना है, 2 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 8 वाट का पावर यहां पर आएगा। वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज क्योंकि प्लस में आपकी करंट जो है एंटर कर रही है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेकंड वाले केस में पॉजिटिव से करंट आपकी जो बाहर निकल रही है। ठीक है ना, पॉजिटिव से करंट आपकी जो बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या है, ये एज ए सोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव से करंट अगर बाहर निकले तो एज ए सोर्स काम करेगा, और अगर ये सोर्स होगा तो इसमें पावर क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो पावर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ V × I, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, -4 × 2, दैट इज इक्वल टू -8 वाट। ठीक है, यहां पर -8 वाट मतलब 8 वाट पावर ये डिलीवर कर रहा है। ठीक है ना, ये आपका क्या कर रहा है, 8 वाट पावर आपका जो है कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें ये आपका जो है नेगेटिव में एंटर कर रही है। ठीक है, नेगेटिव में एंटर करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है। बेसिकली आप यहां पर जो कंफ्यूज नहीं होंगे, पॉजिटिव से करंट आपकी जो बाहर निकल रही है, पॉजिटिव से मैंने आपको रेफरेंस क्या लिया है, पॉजिटिव लिया। ठीक है ना, तो पॉजिटिव से करंट आपकी जो बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये आपका कैसे वर्क करेगा, ये आपका एज ए सोर्स काम करेगा, और सोर्स में हमेशा पावर क्या आएगी, नेगेटिव है, क्योंकि हमने जो है रेफरेंस किसको माना था, लोड को माना था। ठीक है, या फिर कंजप्शन को मैंने जो पॉजिटिव माना था, तो इसका मतलब अगर ये पावर डिलीवर करा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो P = कितना आ जाएगा, P = माइनस ऑफ V × I, दैट विल बी इक्वल टू -4 × 2, दैट इज इक्वल टू -8 वाट। तो 8 वाट का पावर ये जो है डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर जो है क्या आ गया, पॉजिटिव में करंट आपकी जो है इंसर्ट कर रही है, यहां पर पॉजिटिव में घूम करके बाहर जा रही है, तो मतलब क्या है, पॉजिटिव में करंट इंसर्ट कर रही है। अगर पॉजिटिव में करंट इंसर्ट करेगी मतलब क्या हो जाएगा, पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन केस ऑफ द लोड। तो क्या हो जाएगा, V × I, तो यहां पर कितना आ गया, 4 × 2, दैट विल बी इक्वल टू 8 वाट। ठीक है, तो यहां पर पावर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो सिंपल चीजें मैंने आपको जो बताई हैं कि पावर कंजप्शन और पावर डिलीवर किसको कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा अगर मैं ये दो केस को लेता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव में यहां पर करंट एंटर कर रही है और यहां से पॉजिटिव से करंट जो बाहर निकल, अगर मैं ये दोनों को आपस में ले लेता हूं, एक साथ ले लेता हूं, तो इसका मतलब क्या आप देख सकते हैं, एक से अंदर जा रही है और दूसरे से बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब टोटल पावर जो हो जाएगा 8 - 8 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक सर्किट मैंने बना दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 8 - 8 विल बी इक्वल टू 0। तो जितना पावर आपकी सप्लाइड होगी उतनी ही पावर आपकी जो है कंज्यूम भी होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेके इसको और ज्यादा क्लियर कर लेंगे, समझ जाएंगे कि यहाँ पर कैसे बन सकता है और ज्यादा और इजी देखेगा। तो इसको ये हट गया, ये और ये। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल आप खुद से भी ले सकते हैं, मैं भी यहाँ पर एग्जाम्पल अपने आप से ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ और इस चीज़ को जो है समझाता हूँ कि हाँ यहाँ पर पावर कितनी हो रही है। ठीक है, लेट अस टेक, ये आपका जो है 5 वोल्टेज का सोर्स है और यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस ले लीजिए तो बेटर रहेगा थोड़ा समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और फिर यहाँ पर सर्किट मान लीजिए कंप्लीट में एक बहुत ही सिंपल सर्किट ले लिया। ठीक है, आप बड़े 20 सर्किट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट मान लीजिए यहाँ पर जो आपकी I फ्लो हो रही है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V / R, वोल्टेज कितना है 5 और R कितना आ जाएगा 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, देयरफॉर द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट इट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर।
1 एम्पियर की करंट यहां पर जो है फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस द 1 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। करंट यहां पर कितनी फ्लो रही है, 1 की फ्लो रही है, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, और करंट यहां पर कितनी फ्लो रही है, 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर इंटू आर विल आल्सो बी इक्वल टू 1, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1 वॉट। क्लियर, सही है। पावर विल बी इन मतलब पावर यहां पर जो है 5 ओम में कितना होगा, सॉरी 4 ओम में यहां पर जो है पावर कितना होगा, तो 4 ओम में अगर मैं आपसे पूछता हूं तो इसको भी आप जो है इजीली निकाल सकते हैं कि 4 ओम में यहां पर जो है पावर कितनी आएगी, आई स्क्वायर इंटू आर आएगी। सिंपल सी बात है, आई स्क्वायर इंटू आर, वेयर आई विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4 वॉट, ठीक है। 4 वॉट का पावर यहां पर कंज्यूमर है, इसीलिए मैंने इसको जो पॉजिटिव लिखा है। 1 वॉट का पावर वहां पर कंज्यूमर है इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस, देयरफॉर आई हैव रिटन इन द पॉजिटिव साइन, ठीक है। अगर मैं यहां पर पूछता हूं कि व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द 5 वोल्टेज सोर्स, तो इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, पावर इन द 5 वोल्टेज सोर्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V इंटू आई। V यहां पर कितना है 5 और I यहां पर कितना है 1 एम्पियर है, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, -5 वॉट आएगा। ध्यान दीजिएगा -5 वॉट आएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो पावर जो है डिलीवर कर रहा है और हमने पावर कंजप्शन को पॉजिटिव मान रखा है, ठीक है। तो टोटल पावर जो आपका डिलीवर्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है, टोटल पावर डिलीवर्ड विल बी इक्वल टू 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5 वाट। और यहां पर जो है पावर सप्लाइड कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, -5 वाट, ठीक है। इसको आप जो है पावर कंज्यूम्ड ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिएगा जितना पावर सप्लाइड हो रहा है उतना ही पावर आपका जो कंज्यूम हो रहा है, टोटल पावर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो टोटल पावर किसी भी सर्किट में वो क्या होगा, 0 होगा। और ये आपका जो है जो टेलीगस थ्योरम है ये आपका जो सबके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पर चाहे जैसा भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, क्योंकि वहाँ पर अगर एलिमेंट प्रेजेंट कुछ भी होगा तो वो अगर जो है पावर कंज्यूम कर रहा होगा, तो इसका मतलब पावर सप्लाइड कहीं ना कहीं से हो रही होगी, तभी वो आपको जो पावर जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। टेलीगस थ्योरम यहाँ पर आपको जो है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा सा मैंने एक आपको एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद चलते हैं मिलीमैस थ्योरम पे, और मिलीमैस थ्योरम को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ज़्यादा उससे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट फिर भी उसको भी करना जरूरी है, उसको भी कवर कर लेंगे तो हमारे लगभग जो है सारे जितने भी मेरे पास थ्योरम्स हैं वो हमारे कवर्ड हो जाएंगे। तो अब चलते हैं मिलीमैस थ्योरम पे। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द मिलीमैस थ्योरम। इसको एक बार जो डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये थ्योरम्स, लेकिन बट इसको जो है देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मशीन में अगर आपने जो है पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने जब पढ़ा होगा कि वहाँ पर मतलब पैरेललिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, तो वहाँ पर मिलीमैस थ्योरम बेसिकली जो यूज़ होता है। जब आपके जो 2 ट्रांसफॉर्मर्स को हम लोग जो पैरेलल में लगाते हैं तो वहाँ पर मिलीमैस थ्योरम से एक बार यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। बट एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट दिस थ्योरम स्टेट्स, ठीक है ना। स्टेट्स क्या, यहाँ पर जो क्या कहता है इसको एक बार जो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, सपोज दैट कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेस हों और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड हो, ठीक है। देखिएगा, लेट अस टेक कि यहाँ पर आपके पास सोर्स यहाँ पर 1 हो गया, ये आपके पास सोर्स 2 हो गया, ऐसे यहाँ पर n नंबर ऑफ सोर्सेज आपके जो है लगे हुए हैं और यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पर सोर्सेज आपके जो कनेक्टेड है, लेट अस टेक, ठीक है। ये आपका सोर्स मान लीजिए E1 है, ये आपका E2 है, इसके बाद ये आपका मान लीजिए En है क्योंकि यहाँ पर nth टर्म्स तक लगा है। ये मान लीजिए आपका Z1 हो गया, ये आपका Z2 हो गया और Zn इज द इम्पीडेंस ऑफ द nth टर्म, ठीक है, ठीक है, ये बात ठीक है। Z1 हो गया, E1 हो गया, Z2 हो गया, E2 हो गया और Zn हो गया, En हो गया, ठीक है। अब इसका मुझे सर्किट एनालिसिस करना है, इसको मुझे जो है फाइनली एक सर्किट में जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर एक सर्किट में मुझे कन्वर्ट करना है तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और एक यहाँ पर जो है वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये जो मेरा रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द ZTH, हम इसको बोल सकते हैं, जो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस हम बोल रहे हैं। और ये मान लीजिए आपका nth सोर्स का आपका जो टोटल इक्विवेलेंट EMF हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द ETH, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझको ये बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ZTH इन दिस सर्किट। अगर मुझको ZTH मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर ZTH को जो रिप्लेस कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बेसिकली इस सर्किट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे एनालिसिस करना बहुत टफ है और ऐसे एनालिसिस करना बहुत ईजी है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे इसका जो है ZTH पूछता हूं तो अगर आप यहां से खड़े होकर के इसका जो है ZTH निकालेंगे तो आप यहां पर क्या कहेंगे कि ये आपका EMF सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड Z1 इज पैरेलल टू Z2 इज पैरेलल टू Z3 इज पैरेलल टू डैश 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 टू पैरेलल टू Zn, ठीक है ना।
अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल जो है ZTH में बोल सकता हूं। लेकिन आप मुझको ये बताइए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं यहां पर इस बात को बोल सकता हूं कि 1/ZTH विल बी इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस डैश 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 प्लस 1/Zn, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, यहां से अगर मैं आपसे जो है ZTH पूछता हूं तो ZTH विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा ये ऊपर गया और ये नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस डैश 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 1/Zn, ठीक है। अच्छा, ZTH को मैं ऐसे भी लिखा हूं, एक बात समझिएगा, ये तो आपका इंपेडेंस हो गया। इंपेडेंस का जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिटेंस बोलते हैं, और उसको जो है डिनोट किससे करते हैं, Y से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। Y इज द सिंबल फॉर द एडमिटेंस। इंपेडेंस को हम लोग Z से दिखाते हैं और एडमिटेंस को हम लोग जो है Y से दिखाते हैं। बात क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखिएगा 1/Z1 का मतलब क्या हो गया, Y1 हो गया, ठीक है। ये 1/Z1 कितना हो गया, Y1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस डैश 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 Yn, ठीक है। यहां पर n नंबर ऑफ इंपिडेंसेस आपके ऐड हो रहे थे, वो भी इनवर्स में ऐड हो रहे थे, तो मैंने उसको एडमिटेंस में ऐड कर दिया, 1/Y1 प्लस 1/Y2 प्लस डैश डैश 1/Yn, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब मुझको आप ये बताइए कि क्या मैं ZTH को ऐसे लिख सकता हूं कि ZTH विल बी, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ZTH विल बी 1 डिवाइड बाई Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 डैश डैश Yn तक है, तो क्या मैं nth सोर्स को यहां पर सिग्मा लगा करके Yi लिख दूं, वेयर I विल बी इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर I जो है वो आपका वेरी कर रहा है, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 डैश डैश Yn तक वेरी कर रहा है। इसका मतलब ZTH को मैं इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकता हूं, और ये मेरा जो है फाइनल फॉर्म हो गया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ZTH को अगर कभी भी ऐसा सर्किट आपके पास जो है गिवन हो, तो अगर आपको वहां पर जो है ZTH को निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सबको एडमिटेंस करके उस सबका एडमिटेंस आप ऐड कर देंगे और उसको इन्वर्स कर देंगे, तो आपको डायरेक्टली इंपीडेंस मिल जाएगा, वो भी क्या मिलेगा, ZTH मिल जाएगा। बात क्लियर है, इतने में किसी को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपको एक चीज मिल गया। अब आपको जो है सेकंड जो है ETH की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ETH, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू को जो फाइंड आउट करना, तो वो भी हम यहां पर बहुत ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे, देखिएगा। अब यहां पर ETH अगर आपको जो है फाइंड आउट करना है, तो इसको आपको क्या करना होगा, लेट अस टेक कि मैं ये वाले यहां पर जो है पॉइंट पे निकाल रहा हूं। बेसिकली ये आपका सेम ही है, यही चीज को मैंने यहां पर बोला है, अगर A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, तो वैसे ही A पॉइंट ये है और आपका B पॉइंट ये है, और इसके क्रॉस इसको मैं जो इस फॉर्म में रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, मुझको आप ये बताइए, अगर मुझको यहां पर जो है निकालना है कि इसके क्रॉस मुझको ETH है, तो मैं एक जो है तरीका यूज कर रहा हूं, देखिएगा मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, और यहां पर जो करंट फ्लो होगी दैट इज कॉल्ड एज द ISC, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया, और मैं इस करंट को क्या बोल रहा हूं, ISC। सेम एज इट इज अगर आप यहां पर देखेंगे, तो अगर AB को मैंने यहां पर शॉर्ट किया हुआ, तो ये भी आपका AB आपका जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इन दैट केस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी जो भी करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, ISC होगी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम होंगे, इसका मतलब क्या, मैं यहां पर ISC की वैल्यू बोल सकता हूं, ISC विल बी इक्वल टू ETH डिवाइड अपॉन ZTH, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं ETH की वैल्यू को बोल सकता हूं, ETH विल बी इक्वल टू ISC, ये ISC इंटू ZTH। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पर जो ETH की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द ISC एंड ZTH। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ISC, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट मुझको यहां पर निकालना, तो क्या मैं यहां पर शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में बात करूंगा, तो करंट जब यहां से निकलेगी तो उसके पास कौन सा पाथ होगा, उसके पास ये शॉर्ट सर्किट वाला पाथ होगा। सोर्स टू सोर्स के बीच में करंट आपकी फ्लो नहीं होगी। E1 से निकलेगा तो E2 के पास नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, दोनों आपके सोर्सेस लगे हैं और उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, तो वहां पर रेजिस्टेंस वाले पाथ में कभी भी करंट नहीं फ्लो होती है, तो वो शॉर्ट सर्किट वाले पाथ में जाएगी। अगर करंट यहां से निकल ली तो वो शॉर्ट सर्किट वाले से होकर के बाहर होते हुए फिर वापस अंदर, यहां भी निकलेगी तो वो जो बाहर होते हैं फिर वापस अंदर, यहां से भी निकलेगी तो बाहर होते हुए वापस वो अंदर, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब मुझको इतना पता है कि यहां पर करंट आपकी जो फ्लो होगी और टोटल जो आपकी करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू ISC विल बी इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, इस चीज को देखिएगा कि यहां पर लिख रहा हूं मैं ISC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3 डैश डैश प्लस IN।
तो I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं E1 होगा, Z1 होगा और फिर शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा। तो E1 अपॉन Z1 आपका I1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E1 डिवाइड बाई Z1, E2 डिवाइड बाई Z2 प्लस E3 डिवाइड बाई Z3 प्लस डैश 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 EN डिवाइड बाई ZN। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी कोई जो है दिक्कत नहीं है। ISC की वैल्यू मुझको यहां पर जो है इस फॉर्म में मिल गई है। ठीक है, E1 अपॉन Z1 प्लस E2 अपॉन Z2 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात मुझको आप ये बताइए, 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 1 अपॉन Z3 प्लस डैश 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 1 अपॉन ZN, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या E1 इंटू Y1 होगा, क्या E2 इंटू Y2 होगा और प्लस EN इंटू YN होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 1 अपॉन Z1 को मैंने जो Y1 लिख दिया, 1 अपॉन Z2 को मैंने जो Y2 लिख दिया और 1 अपॉन ZN को 1 अपॉन ZN को YN लिख दिया है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो जब मेरे पास यहां पर ये आपके EMF सोर्सेस आ गए हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ISC, तो क्या मैं अब यहां पर जो है ETH की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। ETH विल बी इक्वल टू कितना, ISC इंटू ZTH। ठीक है, देखते हैं अब यहां से मुझको जो है कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ETH। तो ETH विल भी कितना हो जाएगा, ETH विल बी इक्वल टू ये ISC इंटू ZTH। ISC आपको यहां पर कितना मिला देखिएगा, E1 इंटू Y1 प्लस E2 इंटू Y2, इसको मैं सिग्मा की फॉर्म में लिख सकता हूं, EI इंटू YI, यहां पर I इज इक्वल टू 1 से लेकर के N तक। ठीक है, ये आ गया इंटू ZTH। ZTH को भी मैं यहां पर लिख सकता हूं, ZTH विल बी इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन YI, 1 डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ YI। ये आपका कहां से कहां तक, I विल बी इक्वल टू 1 से लेकर के N तक। तो यहां से आपको जो है ETH भी मिल गया, तो ETH भी आ गया और आपके पास ZTH भी आ गया। तो आप इसको जो फाइनली इस वाले फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले फॉर्म में आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो ETH आपको यहां से मिल जाएगा, ये आपका ETH हो गया और ये आपका क्या हो गया, ZTH होगा। दिस इज कॉल्ड एज द मिलमैच थ्योरम। हमने क्या किया, एक बहुत बड़े सर्किट को एक छोटे से सर्किट में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, और ऐसे करके आप उस डायरेक्टली में इसके ETH और ZTH को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे आपके पास सोर्सेस हों, मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेस हों एक साथ, और वो भी उस अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हो या फिर इंटरनल इंपीडेंस के साथ हो, तो उस केस में उनको मैं जो सिंगल सोर्स में और सिंगल इंपीडेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट थ्योरम इज कॉल्ड एज द मिलमैच थ्योरम। और यही चीज यहां पर आपका एप्लीकेबल होगा कि यहां पर मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेस होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर बाइलेटरल जो चीजें थी, जो सब थ्योरम्स में लगते हैं वही थ्योरम्स यहां पर भी होंगे। लीनियर होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए, ठीक है, और यहां पर एक्टिव सोर्सेस प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये आपका जो है थ्योरम लगेगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद आपके पास एक और थ्योरम है, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूअल मिलमैच। एक्चुअली क्या है, यहां पर आपने देखा कि हमने जो लिया है वो वोल्टेज सोर्स लिया है, तो एक और अगर मान सपोज कि करंट सोर्स एक साथ लगे होंगे तो हम वहां पर कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूअल मिलमैच बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो थ्योरम एक बार जो है देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम है, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूअल मिलमैच थ्योरम। ठीक है, मिलमैच थ्योरम हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर रखा है, वहां पर जो है वोल्टेज सोर्स थे और यहाँ पर क्या होंगे, करंट सोर्सेस होंगे। ठीक है ना, अब इसको हम लोग जो देखते हैं, और वहां पर देखिए वोल्टेज सोर्स आपके जो पैरेलल में लगे थे, करंट सोर्स यहाँ पर जो सीरीज में लगेंगे। ठीक है, कैसे लगेंगे, सीरीज एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूं, बट देखिएगा सीरीज आपका जो है वो सर्किट आपका जो सीरीज में कनेक्टेड होगा। ठीक है, लेट अस टेक कि यहाँ पर आपका हमारी सपोज कि आपकी करंट फ्लो रही है वो I1 है और इसके अक्रॉस इंपीडेंस आपका कितना है, Z1 है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर आगे ही आपका एक करंट सोर्स आपका I2 का लगा हुआ है। डायरेक्शन इसको ऐसे ले लेंगे तो बेटर रहेगा, एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपके पास I2 है और इसके यहाँ पर भी इंपीडेंस क्या है, Z2 है। ठीक है, और इसके बाद ये आपका सर्किट जो है ऐसे ही आपका जो इंक्रीज कर रहा है और लास्ट में फिर से यहाँ पर जो आपकी करंट फ्लो रही है दैट इज कॉल्ड एज द IN, और यहाँ पर जो आपका इंपीडेंस है दैट इज कॉल्ड एज द ZN। ठीक है, यहां पर मान लीजिए आपका पॉइंट क्या हो गया, A हो गया, और यहां पर पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट B। ठीक है, अब मुझको इसको जो है सॉल्व करना है, तो बेसिकली ऐसे अगर दिया हुआ है तो ऐसे आप जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो इसको हमको जो है यहाँ पर जो है कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिएगा, कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो आप कन्वर्जन कर लेंगे तो आपके पास एक सिंगल करंट सोर्स बचेगा, दैट इज कॉल्ड एज द ISC, दैट इज कॉल्ड एज द ISC, और यहां पर जो आपके पास इंपीडेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज द ZTH। ठीक है, ZTH यहां पर जो कनेक्टेड होगा और फाइनली आपके पास सर्किट में यहां पर A पॉइंट हो जाएगा और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द B। ठीक है,
ये फाइनली को इसको मैं ऐसे जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसे जो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ZTH हियर, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर ZTH की वैल्यू को जो फाइंड आउट करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर सब तो करंट सोर्सेस हैं, तो करंट सोर्सेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर करंट सोर्स आप सब ओपन सर्किट कर देंगे तो आप सारे इंपेडेंसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। देखिएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn, तो ZTH विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डैश 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 प्लस Zn। सारे इंपेडेंस को आपने यहाँ पर जो ऐड कर दिया। अगर इंपेडेंस को मैं सारे ऐड कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू 1 से लेकर के n तक Zi, ठीक है ना। ZTH विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक Zi, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पर ZTH की वैल्यू आपको यहाँ पर जो है मिल गई, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज हियर, वोल्टेज अक्रॉस द AB, तो देखिएगा इस चीज को भी मैं यहाँ पर इस तरह से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस AB कितना होगा। तो देखिएगा हाँ VAB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा I1 इंटू Z1, सिंपल सी बात है, और प्लस I2 इंटू Z2 प्लस डैश डैश IN इंटू Zn। आपका टोटल वोल्टेज जो होगा इसके क्रॉस वो कितना हो जाएगा, I1 इंटू Z1 प्लस I2 इंटू Z2 प्लस I3 इंटू Z3 प्लस डैश डैश IN इंटू Zn, ठीक है ना। अच्छा, तो VAB विल बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, VAB बेसिकली आपका यहाँ पर जो है क्या है, VAB आपका जो VOC बोल सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको जब क्लोज नहीं किया है, मैंने इसको कहीं पर भी क्लोज नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या है, इस वाली ब्रांच में तो करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी, ये वाली ब्रांच में और ये वाली ब्रांच में आपकी यहाँ पर जो करंट नहीं फ्लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो किसी को क्लोज नहीं किया है। तो करंट, अगर यहाँ पर करंट सोर्स है तो ये करंट आपकी जो इसी में रोटेट करती रहेगी, ये करंट इस वाले में रोटेट करती रहेगी, ये करंट इस वाले में रोटेट करती रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप पूछता हूँ तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू Z1 का यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I2 इंटू Z2 का वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पर कितना होगा, IN इंटू Zn का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर VAB की वैल्यू जो पूछता हूं तो यही पर यहां पर कितना हो जाएगा, I1 इंटू Z1 प्लस I2 इंटू Z2 प्लस IN इंटू Zn, ठीक है, ये बात क्लियर है। दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द VAB, और वी कैन से इट इज द वोल्टेज और इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट, ठीक है ना, VOC। सिंपल सी बात है भाई, मैंने यहां पर जो कहीं पर भी क्लोज नहीं किया तो ओपन सर्किट है, तो VOC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इंटू Z2 प्लस डैश 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 प्लस IN इंटू Zn, ठीक है, बात क्लियर है, बहुत मजा आ रहा है। अब देखिएगा VOC आपको जो है मिल गया, अब मुझको जो है कैसे भी करके यहां पर जो है फाइंड आउट करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज द शॉर्ट सर्किट करंट। अब आप मुझको ये बताइए, अगर मुझको ISC यहां पर जो है निकालना है तो क्या मैं ISC को डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ISC विल बी इक्वल टू VOC डिवाइड बाई ZTH। कैसे मैंने यहां पर जो है लिखा, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा मैंने, VOC की वैल्यू मुझको यहां पर जो मिल गई है, VAB के अक्रॉस मुझको वोल्टेज पता है, ध्यान दीजिएगा VAB के अक्रॉस मुझको जो है वोल्टेज पता है कि वोल्टेज आपको यहां पर जो कितना आ रहा है, और डिवाइड बाई अगर मैं यहां पर इंपेडेंस ZTH से मैं यहां पर वोल्टेज को डिवाइड कर दूं तो भाई करंट मुझको मिल जाएगी, और वही करंट यहां पर जो फ्लो हो रही होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात सोचिएगा, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला था कि ये आपका क्या ओपन सर्किट वोल्टेज है, मतलब क्या यहां पर भी अगर मैं बोलूंगा तो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, मतलब वोल्टेज आपका जो है ZTH के अक्रॉस आ जाएगा, और ये जो करंट है ये आपका ZTH के थ्रू ही फ्लो होगी। तो वोल्टेज अक्रॉस ZTH विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस I2 इंटू Z2 प्लस IN इंटू Zn। ये वोल्टेज आपको जो इसके क्रॉस मिल जाएगा, और ISC भी उसी के क्रॉस जो फ्लो रही है, तो ISC विल बी इक्वल टू क्या होगा, VOC अपॉन ZTH, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहां से मुझको ISC इक्वल टू VOC अपॉन ZTH लिख दिया, तो यहां से इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, थोड़ा सा सिंपल वे में लिखूंगा तो मजा आएगा। अच्छा चलिए लिख लेता हूं, इसी में लिख देता हूं, देखिएगा इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर जो इसको बोल सकता हूं VOC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ I इंटू ZI, यहां पर I इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 से लेकर के n तक, ठीक है, डिवाइड बाई ZTH अभी आपको जो है बताया, डिवाइड बाई सिग्मा टाइम्स ऑफ ZI, I विल बी इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो यहां से आपको जो है ISC की वैल्यू मिल जाएगी, ISC विल बी कैन बी फाइंड आउट वेरी इजीली विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, दिस इज कॉल्ड एज अ ड्यूअल मिलीमेंस। तो हमने यहां पर सारे के सारे थ्योरम्स को कंप्लीट कर लिया है, और 1% भी किसी को जो है डाउट हो तो वो मुझसे जो है पूछ सकता है, मैंने अपना नंबर पहले भी दे रखा है, एक बार और लिख देता हूं मैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपको किसी भी थ्योरम में या फिर नेटवर्क में कहीं पर भी दिक्कत आ रही हो,
नेटवर्क क्यों, मशीन पावर सिस्टम पॉलिट्रॉनिक्स में भी अगर आपको जो है दिक्कत आएगी तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको मान लीजिए कहीं पर भी जो है दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे इस नंबर पे 9310851077 इस पे आप मुझको जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो व्हाट्सअप करके उसका आंसर बता दूंगा। वॉइस मैसेज करेंगे तो बेटर रहेगा, चीज़ें जल्दी से आपको जो क्लियर हो जाती हैं, तो वहाँ से आपको जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप मुझको यहाँ पर जो व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल मेरा है, वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। क्या है टेलीग्राम चैनल? ऑनलाइन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ऑनलाइन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। तो आप यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आ जाइए या फिर इस पे आ जाइए, या फिर आप ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर भी है और यही नंबर जो टेलीग्राम में भी यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर मेरा डाउट ये है, वो मैं आपके डाउट को पूरी तरह से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और कर ही दूंगा, तो कन्फर्म ही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे थ्योरम्स जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ एमसीक्यू यहाँ पर है, एमसीक्यू को पहले जो सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरा थ्योरम वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे और अच्छा लगेगा और मजा आएगा, ठीक है। अब एमसीक्यू को जो है सॉल्व कर लेते हैं, चलते हैं।